नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और अगर देखा जाए तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं जो चुनावी नतीजों का सप्ताह रहा और जम्मू कश्मीर जहां 10 साल बाद चुनाव हुए थे वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिली है, हम कह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन में वो भले ही गए थे लेकिन उनकी अपनी पार्टी की सफलता की चर्चाएं ज़्यादा है। कांग्रेस की विफलताओं की चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर भी है, हरियाणा को लेकर भी है। आप तमाम कांग्रेस से संबंधित बातें ज़रूर बताएंगे कि कांग्रेस के लिए जलेबी वाला दांव उल्टा पड़ गया या पहलवान किसान और नौजवान वाला दांव उल्टा पड़ा या हुड्डा वर्सेस सैलजा बड़ा खेल कर गया। लेकिन सर, जो राहुल गांधी बार बार ये कहते थे कि इस चुनाव में हमने नरेंद्र मोदी को झुका दिया। 4 जून को जो नतीजे आए थे उसने नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को कम कर दिया था। वो साइकोलॉजिकली बहुत कमज़ोर हो गए थे, राहुल गांधी कहते थे। उसमें कितना इस चेंज आया है इस हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद, जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों के बाद, और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए महाराष्ट्र, फिर झारखंड और उसके बाद दिल्ली, इसके लिए क्या संजीवनी मिली है उनको? नहीं, देखिए, संजीवनी तो मिली है। और दूसरा क्या था कि जब वो कह रहे थे बार बार, हमने भी देखा कि यहाँ पर भी 4 तारीख को आपने बताया नतीजे आने के बाद भी उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा की सभाओं में कहा, विदेश में भी जाकर कहा कि हमने नरेंद्र मोदी के जो विश्वास है, जो उनका हौसला है, उसको कम कर दिया है। कंधा झुका रहता है, उनका कंधा झुका रहता है, उनमें वो तेज नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जो चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी, चाहे वोटों के लिहाज से ले लीजिए, चाहे सीटों के लिहाज से ले लीजिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी। और अमित शाह की नीति भी, जी, अमित शाह की नीति और बाकी सब जो पार्टी के और नेता हैं उनका भी जो भी योगदान रहता है पार्टी को आगे बढ़ाने में। लेकिन नरेंद्र मोदी ही वो शख्सियत हैं जिनके चेहरे पर बीजेपी हर चुनाव में वोट मांगती है। अब आप देखिए कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया है, उनका जो हमने मनोवैज्ञानिक रूप से उनको अब कमज़ोर कर दिया है, तो ये चीज़ें दिखा रही थी कि वो बड़बोलापन उनमें काफ़ी आ गया है। ख़ासतौर पर जब हमने देखा कि 99 सीटें लेकर आने के बाद, ठीक है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, उनमें उत्साह आया है, वो स्वाभाविक आत्मविश्वास की वजह से हो गया। जी, वो स्वाभाविक भी है। लेकिन उन्होंने और आप देखिए कि उनकी छवि में थोड़ा सा निखार आ रहा था, लेकिन एकाएक वो अपने स्वभाव में जो तीखापन ले आए, जो मोदी पर जिस तरीके से सोनिया गांधी अटैक करती थी, इनको कभी मौत का सौदागर बताकर, कभी कुछ कह के, तो वो जो तीखापन ले आए, उस तीखेपन का जो था ना, वो उसे ये चीज़ प्रमाणित हुई कि मोहब्बत की दुकान आपने नाम जरूर दिया है लेकिन उसमें नफरत का सामान भरा हुआ है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आप देखिए, राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि भाई हमने प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास हिला दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है कि मैं जब तक नहीं मरूंगा, जब तक मैं मोदी को सत्ता से नहीं हटा देता। तो ये दिख रहा था कि मोदी के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है, कितनी नफरत है, खासतौर पे कांग्रेस के आला कमान के मन में। तो ये जो चीज़ें थी, इसको जनता जो है वो मोहब्बत को स्वीकारती है, जनता नफरत का तिरस्कार करती है। और आप विश्लेषण करेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव ले लीजिए, चाहे हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, तो जनता ने जहाँ जहाँ नफरत थी उसको नफरत को हराया है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी का जो अटैक होता था प्रधानमंत्री मोदी पर, उसकी कीमत कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में भी चुकानी पड़ी है, उसकी कीमत हरियाणा में भी चुकानी पड़ी है। राहुल गांधी को हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूर रख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो चुनाव है ये मोदी वर्सेस राहुल का हो जाए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के आगे उनकी नहीं चली। कांग्रेस आलाकमान ने कहा कि ठीक है, और हाईकमान खुद ही है राहुल गांधी, वो गए प्रचार के लिए, और जाते के साथ ही उन्होंने वो आपने जैसा उल्लेख किया, जलेबी वाली गलती कर दी उन्होंने। अच्छा, जलेबी वाली गलती कर दी तो बीजेपी तपाक से उन मुद्दों को लपक रही थी और उन मुद्दों को, उनके ऐसे संबोधनों को, उनकी ऐसी गलतियों को वायरल करा रही थी जिससे कि कांग्रेस पार्टी का मजाक बने, जिससे कि राहुल गांधी का मजाक बने। और देखिए कि यहाँ पर हमको एक चीज़ देखना होगा कि ठीक है कि कांग्रेस से गलतियाँ बहुत सारी हुई हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में जो वो स्पष्ट बहुमत हासिल करने से चूकी है, उसने बहुत कुछ सीखा है। और समय पर जवाब देना जो था, अगर कोई नैरेटिव चलाया जा रहा है किसी के खिलाफ, तो उसका तुरंत और तत्काल जवाब देना, ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही और वो कामयाब रही है। और ये जो
जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रणनीति ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सिर्फ विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपनाई थी, ये लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत से चूकने के बाद अपना ली थी बीजेपी ने। अगर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से गिनाऊं तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि जब दलितों का मुद्दा जब आता है, आप देखिए कि एक हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि दुष्प्रचार अभियान चलाया गया कि भाई बीजेपी तो संविधान बदल देगी, बीजेपी आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। हमने देखा कि किस तरीके से डीप फेक वीडियो अमित शाह जी का लाया गया और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के हवाले से भी इस तरीके की फर्जी बातें फैलाई गई, जबकि वो सत्य नहीं थी, लेकिन उसका ऐसा प्रचार किया गया ग्राउंड लेवल पर कि बीजेपी को नुकसान हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा, मान लिया कि हाँ संविधान और आरक्षण को खतरा है। अब आप देखिए कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद बहुत समझकर, और अगर कोई इस तरीके की अफवाह अगर जन्म ले रही है तो उसको तुरंत उसका काउंटर करके उस पर आगे बढ़ने का उन्होंने एक फैसला किया, जिससे कि दलितों के मन में जिनको आरक्षण मिलता है उनको मन में कभी कोई शंका नहीं रहे। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि जो मलाईदार तबके वाले जो विषय को लेकर, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चर्चा करके और ये साफ कर दिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो आरक्षण दिया गया था उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो वैसा का वैसा मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा हुई और ये देखा कि, और इससे जब मंत्रिमंडल चर्चा करके एक बयान जारी कर देता है, प्रस्ताव पारित कर देता है, तो वो फिर वो देश की जनता को आश्वस्त होना ही है, क्योंकि नीति देश की क्या होगी, देश किस राह पर आगे बढ़ेगा, ये केंद्र को तय करना है। अब आप देखिए कि इसके बाद आया लेटरल एंट्री का मुद्दा। जैसे ही विपक्ष ने कहा कि ये तो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण से वंचित करने की साजिश है, बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर तुरंत वो जो विज्ञापन था उसको रद्द किया गया और कहा गया कि इस नीति को सुधारा जाएगा। साथ ही बताया गया देश को कि ये जो नीति है ये कांग्रेस लेकर आई थी, कांग्रेस ने इसके जरिए भर्ती भी की थी, नाम भी गिनाए गए। तो ये आप देखिए कि लगातार इस तरीके के अभियान चल रहे थे कि अगर कोई चीज़ इस तरह से दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है तो वो उसका काउंटर किया जाए, और अगर कोई गलती कर रहा है, सामने वाले गलती कर रहा है तो उसको तुरंत लपक कर उसको तूल दिया जाए। अब राहुल गांधी से एक सवाल पूछ लिया विदेश में कि भाई उन्होंने कह दिया कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, उसको बीजेपी ने ऐसा मुद्दा बनाया कि वो तमाम सफाई देती रह गई, कांग्रेस तमाम स्पष्टीकरण देते रह गए, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में भी, जम्मू कश्मीर में भी बार बार कह रहे थे कि जब तक मोदी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो जिनको बताया जा रहा था कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, अब अचानक से उनकी छवि ऐसे बन गई थी कि अगर वो हैं तो आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप देखिए हम जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से शायद 16 में से 8 या 9 जो दलित बहुल सीटें हैं, जो SC और ST वाली हैं, वो बीजेपी जीत गई है। अगर हम हरियाणा में देख लें तो शायद 9 में से 8 सीटें वो जीत गए। तो इस तरीके अगर हम देखें, आंकड़ा देखेंगे तो हम देखेंगे कि बीजेपी की जो रणनीति थी कि किसी भी वर्ग के मन में कोई भी शंका ना हो, ऐसा काम किया जाए, और जो दुष्प्रचार अभियान अगर शुरू खड़ा होता है तो उसको वहीं तुरंत दबाया जाए। तो ये चीज़ें चल रही थी। अब हमने देखा कि राहुल गांधी ने जब जलेबी वाला मुद्दा उठाया तो जलेबी वाला तुरंत उसको बीजेपी के नेता जलेबी बांटने लग गए, जलेबी की फैक्ट्री, आलू से सोना, इस तरीके की चीज़ें फिर से वीडियो वायरल होने लगे। हमने देखा कि किस तरीके से जब अग्निवीर को लेकर वहाँ पर भ्रम फैलाया जा रहा था हरियाणा में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलवल की रैली में साफ कहा कि मोदी के लिए जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो फौज है, फौज का सम्मान मोदी के लिए सर्वोच्च है। तो इससे लोगों को मन में आश्वासन मिलता है कि कह रहे हैं प्रधानमंत्री देश के हमारे बीच में आकर, तो जरूर इस बात में सच्चाई होगी। और इसी तरीके का अभियान था। अब देखिए कि जब मैंने जैसा अभी पहले भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे थे कि राहुल गांधी ना आए, प्रियंका गांधी ना आए, क्योंकि प्रियंका गांधी के आते ही रॉबर्ट वड्रा का जिन्न बाहर निकलता है कि वो जमीन घोटाला। अच्छा, आप देखिए कि जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने बीजेपी पर हमला करने के बजाय सीधा मोदी पर ही, क्योंकि उनकी आदत है, मोदी, अडानी, अंबानी, वो 3-4 यही नाम लेते हैं। तो वो जैसे ही उन्होंने करा तो हरियाणा का जो चुनाव प्रचार था उसने दिशा दूसरी पकड़ ली। स्थानीय मुद्दे हावी थे, और हरियाणा का जो चुनाव परिणाम है वो ये भी दर्शा रहा है कि विधानसभा चुनाव में, अगर लोकसभा चुनाव में आपको जीत मिली है, कांग्रेस मान लीजिए कि 5 सीटें वहाँ पे उसने ले ली थी, तो अगर लोकसभा चुनाव में सीट मिली गई आपको, तो विधानसभा में मिल जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुद्दे अलग होते हैं।
नेतृत्व अलग होता है। नेतृत्व के संकट से कांग्रेस जूझ रही थी, हमने देखा हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक है कि स्वघोषित सीएम कैंडिडेट थे, कांग्रेस आलाकमान का भी बर्दाश्त उनको था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का शासन था उसकी जो कड़वी यादें हैं वो जनता के मन में थी। बीजेपी ने उन यादों को फिर से रिमाइंड भी कराया कि किस तरीके से उसको सिर्फ रोहतक का सीएम कहा जाता था। हमने भी देखा कैंपेन के दौरान कि किस तरीके से वहाँ पर लोग कहते थे कि रोहतक में ही सब कुछ हुआ है, हमारी तो ज़मीनों के रेट नहीं बढ़े क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम देखा वहाँ पर कि एक समाज का एक दबदबा हो गया था, उसके चलते कुछ जातियां अपने नाम आप ले को, सकते हैं, हाँ, जाटों का थोड़ा दबदबा हो गया था, तो कुछ जातियां जो हैं वो अब ऐसा समझती थी कि यही हैं जो निर्णय करेंगे। ये चुनाव आपके हिसाब से जाट वर्सेस एंटी जाट था? देखिए, अब अगर हम वैसे कहें जाट वर्सेस एंटी जाट तो वो गलत होगा, क्योंकि जाट लैंड जिसको कहा जाता है वहां पर भी बीजेपी को बढ़त मिली है, वहां भी आधी सीटें आधे वोट मिले हैं बीजेपी को। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जाट वर्सेस अदर्स था, लेकिन ये था कि जो अदर्स थे वो जरूर एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिर से वो मिर्चपुर जैसा कांड हो, फिर से वो दलितों को जलाने वाली जैसा हो गया था मामला, वैसा कुछ हो। हमने देखा कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही जो घोषणाएं कर रहे थे, पहले ही नौकरियों को लेकर जो बंदरबाट चल रही थी, उसका वहाँ पर लोगों को मन में आया कि अगर ये लोग आए तो ये अभी से ऐसी बात कर रहे हैं, सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। और देखिए, जिस तरीके से दुष्प्रचार अभियान जो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में चलाया था, बीजेपी ने अब क्या करा कि कांग्रेस की कमजोरियों को जन जन तक पहुँचाने का अभियान चलाया। अब ये बात हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में हर कोई जानता था कि हिमाचल में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, हिमाचल में इन्होंने लोगों को पैसे नहीं दिए हैं। वहाँ पर सब कोई जान रहा था कि तेलंगाना में जो किसानों के लिए जो ऋण माफ़ी योजना लाई गई थी उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिला है। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये जन जन तक पहुँचाई गई थी। मोबाइल एक ऐसा जरिया है कि उसके जरिए आपके खाते में पैसे भी आ रहे हैं और आपके पास सारी सूचनाएँ भी आ रही हैं कि चल क्या रहा है। तो ये मैंने देखा कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया था इस बार वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर में भी बहुत मीडिया और सोशल मीडिया की जो टीमें थी वो बहुत प्रभावी तरीके से उन्होंने संचालन किया। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिला है। ये मीडिया और सोशल मीडिया का ही युग है, क्योंकि सूचनाएं जितनी तेज़ी से लोगों के पास पहुंचती हैं, उससे लोगों को अपना मन बनाने में, अपना निर्णय ले सकने में काफ़ी हद तक उसमें सहायता मिलती है। रही बात इसकी कि आपने जैसा कहा कि भाई वो उनका मनोबल अब झारखंड और महाराष्ट्र के लिए बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि मनोबल बढ़ गया। अब आप देखिए कि प्रेशर कैसे एकदम से, राजनीति कैसे ट्विस्ट लेती है कि प्रेशर एकदम से कैसे दूसरी तरफ होता है। अभी तक प्रेशर महाराष्ट्र में बीजेपी के ऊपर था, लेकिन अब प्रेशर आ गया है कांग्रेस के ऊपर। अब वहाँ पर जो इनका एमवीए है उसमें शरद पवार की पार्टी हो चाहे शिवसेना यूबीटी हो, वो कांग्रेस पर प्रेशर बना रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम किसी का प्रेशर नहीं सहेंगे। आप देखिए कि वहाँ पर जो झारखंड में हेमंत सोरेन कह रहा है कि कांग्रेस को अहंकार वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो कि उसकी सहयोगी रही है चुनाव में, हरियाणा लोकसभा चुनाव के दौरान, वो भी कह रही है कि भाई सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। तो एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि ठीक है कि कांग्रेस की 99 सीटें आई हैं, लेकिन कांग्रेस अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी नहीं हुई है। और जब तक आप ठीक से चलने नहीं लग जाएं, तब तक अगर आप बैसाखी को छोड़ देंगे तो आपकी सेहत पर विपरीत असर पड़ सकता है। तो कांग्रेस को जरा अपने सहयोगी दलों को, और आपने इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बना दिया था, उसमें तमाम दलों को साथ ले लिया था, तो साथ लेकर तो चलें। साथ अकेले अभी एकला चलो की स्थिति नहीं आई है कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है। नहीं, एक और चीज़ आपने बोला कि जिस तरीके से कांग्रेस की एरोगेंसी है जो सहयोगी दल बता रहे हैं आप उससे, तो क्या सहयोगी दलों को साथ लेकर कांग्रेस चल पाएगी? और दूसरी चीज़ है कि सहयोगी दलों को क्या मिल रहा है? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तो कह रहे हैं कि हम अकेले भी चुनाव लड़ते तो इतनी सीटें, इससे ज़्यादा सीटें जीत पाते। जी, अब जम्मू क्षेत्र में या जम्मू कश्मीर में 32 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। जम्मू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उतारे थे, और चूंकि उमर अब्दुल्ला को भी था कि जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस अच्छा करती आई है, इस बार भी करेगी, लेकिन सिर्फ सीटें मिली 6, वो भी अल्पसंख्यकों, जम्मू कश्मीर के हिसाब से बहुसंख्यक वाली सीट और देश के हिसाब से अल्पसंख्यक वाली सीट। जी, देखिए कांग्रेस का अभी प्रधानमंत्री जी बार बार एक शब्द यूज़ करते हैं, परजीवी, है ना। तो वो इसलिए, वो आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, तो उनकी 7 या 6 सीट लोकसभा में आ गई उत्तर प्रदेश में। अपने बलबूते वो आना बहुत मुश्किल था। हो सकता था कि अमेठी या रायबरेली जीत जाते, लेकिन बाकी जगहों पर आना मुश्किल था। तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से आप फिर से वहाँ पर स्थापित हुए।
अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो वहाँ पर डीएमके के बिना आप कुछ नहीं है। अगर हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर साथ नहीं देती तो शायद ये जो 6 सीटें आई हैं उनकी 6 ये आना भी बहुत मुश्किल काम होता है। उनके बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर चुनाव हार गए हैं जम्मू कश्मीर में। और ऐसे ही आप देख लीजिए तमाम ऐसे राज्य गिनाए जा सकते हैं जहाँ पर कांग्रेस सहयोगी दलों के सहारे आगे बढ़ रही है, और फिर वो उन्हीं को एक तरह से यहाँ पर दिल्ली में रहकर उन्हीं को वो खाने की कोशिश करती है, तभी परजीवी बोला जाता है। अब पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसलिए भाव नहीं देती कि इनका कुछ है ही नहीं। अगर मैं इनको आज ले आई, ये अपने पैरों पर खड़े हुए, तो ये कल को मुझे ही, क्योंकि कांग्रेस में रही, वो जानती हैं उसकी आदत कांग्रेस की, ये अगर आज ये खड़े हो गए तो ये कल को फिर मेरे ही सर पर, नहीं, वो वोट बैंक भी तो ममता बनर्जी का ही बढ़ेगा। वही तो वो मुश्किल बन जाएंगे वो। बिहार में आप देखिए कि कई बार इनको इतनी सीटें मिल जाती हैं आरजेडी से या दूसरे, जब भी इनका कभी गठबंधन जेडीयू से रहा है, कभी इनसे रहा है, कभी इनसे रहा है, सीटें मिल जाती हैं, लेकिन ये चुनाव तो नहीं जीत पाते, और अगर जीतते हैं तो उसके वोटों के सहारे जीतते हैं, इनका वोट किसी और को नहीं मिलता है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता है, उनका तो आधिकारिक बयान आया था 2020 के चुनाव के बाद कि कांग्रेस की वजह से हम सरकार नहीं बना पाए जी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर जीत करके चुनाव लड़ा था और सिर्फ 16 या 20 सीटों पर जीत हासिल की थी जी। तो यही एक कारण है कि कांग्रेस को सीटें मिल जाती हैं, लेकिन अच्छा, और एक चीज़ और है कि आप देखिए कि कांग्रेस ने कभी भी क्षेत्रीय दलों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। कांग्रेस की आदत है अकेले राज करना। उसको ठीक है कि जनता उसको अकेले राज नहीं करने दे रही है, उसको राज ही नहीं करने दे रही, बल्कि हालांकि राज्यों में उसके सरकारें हैं कुछ, लेकिन फिर भी आप देखिए कि उसके साथ उसका जो गठबंधन था, गठबंधन का प्रयोग उसका सफल खाली यूपीए वाला रहा। 2004 में जो यूपीए था, अब वो यूपीए ने ठीक है 10 साल का शासन भी दिया, लेकिन आप देखिए कि जो अब इंडिया गठबंधन जब उसकी स्थापना हुई, लेकिन उस स्थापना के बाद से ही वो जिस तरह से डगमगाता रहा है, बड़े बड़े नेता जो नीतीश कुमार जिन्होंने तो आधारशिला एक तरह से रखी थी उसकी, वही वहाँ से उस नाव से उतर गए थे, तमाम दल उतर गए थे। आज एनडीए के साथ हैं, चाहे जयंत हों, चाहे नीतीश हों, और जीतन राम मांझी भी पहले वहीं थे। तो और ये दिखाता है कि इंडिया गठबंधन आपने बना लिया है। अब आपने वहाँ पर जब मध्य प्रदेश आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने बोल दिया अखिलेश वखिलेश कौन है ये। जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़े तो आपने महबूबा को साथ नहीं लिया। तो ये हरियाणा में आपको नहीं लिया, आपको आम आदमी पार्टी को नहीं लिया और अखिलेश को नहीं लिया। तो ऐसे ही और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश चुनाव के समय भी बार बार, उस समय लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तब बार बार ये लोग कहते थे कि भैया सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर लो। तो ये लोग कहते थे नहीं हम अभी इस चुनाव में बिजी हैं, और चुनाव में जिस तरीके से हम तो जीत जाएंगे जी वाला जो एक अति आत्मविश्वास है वो भारी पड़ा था राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी। तो यही जो अति आत्मविश्वास था यही केरल में भी भारी पड़ा था, यही अति आत्मविश्वास इनको हरियाणा में भी भारी पड़ा। तो ये अति आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास घातक होता है, अहंकार घातक होता है। आप बात मोहब्बत की करते हैं तो नफरत मत पेचिए। आप जिस तरीके से और ख़ास तौर पर मैंने कुछ और चीज़ें देखी थी कि जैसे अब इन्होंने सिखों के लिए कहा था विदेश में जाकर, हरियाणा में ही कुछ सिख भाइयों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है, और ये एक तरह से जो वहाँ पर जो खालिस्तानी तत्व हैं जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं ये उस तरह की भाषा थी। तो ये गुस्सा सिर्फ बीजेपी समर्थकों या बीजेपी कार्यकर्ताओं में नहीं था, आम जनमानस में भी था उसकी। और राहुल गांधी को बिना तैयारी के, आप देखिए ठीक है आप उसका साक्षात्कार कराइए, साक्षात्कार उनको पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों में बोले हुए, लेकिन इतना होना चाहिए कि आप उनको पहले तरह पूरी तरह ट्रेन करके, आपको विषय से भटकना नहीं है, और विषय हमारी जो देश की लाइन है वो ये है, इतना उनको ट्रेन करके भेजा जाना चाहिए। तो उससे आगे अगर जहाँ भी जाते हैं वहीं कांग्रेस को भारी पड़ जाता है। नहीं, आपने गोहाना वाले जलेबी खाई थी? जलेबी क्या हमने जलेबा खाया था, मैं आपको बताता हूँ उसका भी। हम पानीपत शहर में शहर विधानसभा क्षेत्र में थे, और वहाँ पर सैनी समाज की ओर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे रविंदर बुल्ले शाह, रविंदर या परविंदर, ऐसी तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको जलेबा से तोला जा रहा था उनको। अच्छा। हाँ, तो हम उस कार्यक्रम में थे तो हमने वो जलेबा जरूर खाया। अच्छा। तो उमर अब्दुल्ला के लिए जलेबी मीठी होगी अभी जम्मू कश्मीर के लिहाज से देखें तो? देखिए, अब अगर वहाँ पर हम देखें जिस तरीके का अभी उपराज्यपाल को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तो जब तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनता तो हमको दिल्ली जैसा संघर्ष वहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन चूंकि दिल्ली की और जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक और सामाजिक प्रकृति है उसमें बहुत क्या बोलते हैं भिन्नता है। जम्मू कश्मीर एक तरह से अभी भी संवेदनशील राज्य है,
है ना। तो वहाँ पर जो फैसले होंगे वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर, बहुत सारे मुद्दों पर गौर करने के बाद होंगे। दिल्ली में तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, दिल्ली में बहुत सामान्य सी स्थिति रहती है, हमेशा सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को, सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारे निर्णय लेने होंगे। उपराज्यपाल को, मुख्यमंत्री को हो सकता है कि ऐसा कोई मामला हो जो लगे उपराज्यपाल को कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो ये यहाँ पर अशांति पैदा कर सकता है। तो अगर सरकार ने इस तरीके का विरोध किया, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से वापस आना पड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की राज्यपाल फाइल लटकाएंगे। देखिए, फाइल लटकाने का कोई ना कोई आधार होता है। अगर वो आधार है तो उस पर उपराज्यपाल जवाब मांगते ही हैं मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री अगर के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो फिर से वापस भेजते हैं। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया, लेकिन जो कुछ है नियमों के हिसाब से होता है, क्योंकि अदालतें बैठी हैं। तो उमर अब्दुल्ला को बंगला तो मिल जाएगा, आतिशी को नहीं। हाँ, आतिशी को नहीं मिला, लेकिन उमर अब्दुल्ला को बंगला मिल जाएगा। और जो बंगला है वो खैर केजरीवाल को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, केजरीवाल जी अब इस समय जो चल रहा है दिल्ली में, वो नौटंकी वाली राजनीति चल रही है, और ये नौटंकी करके ही राजनीति में आए थे। और उस नौटंकी ने इनको जो सफलता दिलाई थी, ये लगता है इनको कि वो नौटंकी के दौर में हम वापस जाएंगे तो हमको जनता फिर सफलता दिलाएगी। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, नौटंकी किसी की चलने वाली नहीं है। इन्होंने 5 साल काम नहीं किया। चुनाव से 3 महीने पहले आप विधायकों का फंड 5 करोड़ रुपये और बढ़ा रहे हैं कि 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपये कर दे रहे हैं। जिसने 10 करोड़ खर्च नहीं किया साल भर में, वो कैसे 3 महीने में 15 करोड़ खर्च कर देगा? आप देखिए, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं। आप देखिए कि दिल्ली के स्कूलों की क्या स्थिति है। 1-2 स्कूल चमका के आप उसकी फ़ोटो दिखाते हैं। आप बताइए कि आपने नए स्कूल कितने बनाए? जो शीला दीक्षित ने, मदन लाल खुराना ने, साहिब सिंह वर्मा ने जो स्कूल बनवाए थे, आप उन्हीं की बिल्डिंगों में पेंट करा के आप उसकी फ़ोटो रिलीज़ करते हैं। तो ये जो अभी मनीष सिसोदिया जी जो घूम रहे हैं कि वे शिक्षा क्रांति के जनक, दरअसल वो दारू क्रांति के जनक हैं। भैया, एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री का जो इतिहास है पूरे दुनिया में, वो सिर्फ इन्होंने ही रचा है। तो ठीक है, वो इतिहास रचा है, तो आप वो बताइए कि मैं दारू क्रांति का जनक हूँ, आप मुझे दोबारा चलाएंगे, मैं फिर से वैसे ही आपको एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री दूंगा। तो ये कहकर आप वोट मांगिए। आप ये मत कह कि वोट मांगिए कि हमने शिक्षा क्रांति ला दी। शिक्षा क्रांति कोई नहीं लाई है। आप देखिए कि दिल्ली का जो राजस्व है वो कितना गिर गया है। हर मायने में दिल्ली पिछड़ी है। आप जो लोग, अगर हम जो केंद्र के पास जो चीज़ें हैं, जहाँ पर केंद्र का दखल है, वहाँ पर आप देखिए सड़कें कैसी हैं, जहाँ पर वहाँ पर सफाई कैसी है। लेकिन जब बात आती है एमसीडी की, जैसे हम एनडीएमसी की बात कर रहे थे, एनडीएमसी एरिया में आप सफाई का एक आलम देख लीजिए। जब आप एमसीडी के एरिया में जाते हैं, जिसमें कि आम आदमी पार्टी का शासन है, आप जब दिल्ली सरकार के एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर आप हालात देखिए ज़रा। केजरीवाल जी अब क्योंकि सड़कों पर उतर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि सड़कें बनवाएं, तो आप क्यों नहीं उतरे 5 साल सड़कों पर? आपके पास तो सरकार तो आप ही की थी। सरकार आप ही की थी। सड़कें बनवाने से कौन रोक रहा है? सड़कें बनवाने से उपराज्यपाल कभी नहीं रोकते हैं। उपराज्यपाल आपको रोकते हैं कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जब वो नियमों के विपरीत हो। सड़क बनाना नियमों के विपरीत नहीं है। अस्पताल में ऑक्सीजन वहाँ पर की उपस्थिति, ऑक्सीजन वहाँ पर हो सिलेंडर में, ये सुनिश्चित करना कोई नियमों के विपरीत नहीं है। तो आप नियमों के विपरीत वाले काम करेंगे तो उपराज्यपाल रोकेंगे, क्योंकि उनको वो रक्षक हैं। वो वहाँ पर राज्यपाल या उपराज्यपाल उस राज्य के संविधान के एक तरह से रक्षक होते हैं। नियम जो पुस्तिका है उसका अनुपालन करने का उनका दायित्व होता है। तो वही को करा रहे हैं। तो आपको चलना है, आपके लिए अपने नियम हैं। आपने पीछे अंबेडकर साहब की फोटो लगा रखी है, आपने भगत सिंह की फोटो लगा रखी है, लेकिन आप उनके पचिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। आप अपना एक संविधान बनाना चाहते हैं कि भाई हमारे जो हमने जो कह दिया वो नियम है, हमने जो कह दिया वो कानून है। और आपने जो कहा था वो नियम और कानून वो खुद बनाते भी नहीं है। जन लोकपाल की बात कही थी इन्होंने, जन लोकपाल बनाए नहीं, इनको 10-11 साल से शासन करते हो गए। तो नौटंकी समझ चुकी है। मुझे लगता है कि अब बस पर्दा गिरने वाला है। बिल्कुल। और मैं एक छोटा सा उदाहरण इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि दिल्ली में हम सब रहते हैं और मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां 2 साल पहले भी रहता था। उस वक्त हर रोज़ कचरे की गाड़ी मोहल्ले में आती थी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि सप्ताह में 2 दिन भी आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाती है। तो और खैर अक्टूबर का महीना आ गया है, यमुना की सफाई और प्रदूषण एक बार फिर से दूसरे राज्यों पर जाएंगे। जी तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने जो कहा ना, तो अब उसमें क्या है कि ना तो झाड़ू लग रही है, ना कोई झाड़ू उठाने वाला बचा इनकी। खैर देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति आने वाले दिनों में कैसी रहती है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भाव देती नजर नहीं आ रही है। भाजपा की अपनी तैयारी है। इस पर भी लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी।
सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रभा साक्षी की ओर से। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।